नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बुलेटिन में आज विस्तार से चर्चा करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे पहलगाम आतंकी हमले पर सीएम उमर अब्दुल्ला के बड़े बयान की। सरकार से कांग्रेस की बड़ी मांग की। देखेंगे अखिलेश की योगी सरकार पर तीखे वार को, जेएनयू से भाजपा को लगे बड़े झटके को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे अश्लील कंटेंट पर सुप्रीम कोर्ट से जारी नोटिस के बारे में। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मानी जा रही अहम आतंकी हमले को लेकर दी गई जानकारी। जयपुर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। संविधान बचाओ रैली को किया संबोधित। संगठन की मजबूती पर खड़गे सहित कई बड़े नेताओं का संवाद। तमिलनाडु सरकार में मंत्री वी सेंथिल बालाजी और के पोनमुडी ने स्टालिन कैबिनेट से दिया इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद लिया फैसला। 4 मई को किसान संगठनों और केंद्र के बीच होगी अहम बैठक। एसकेएम ने शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र, दी मीटिंग बायकॉट की चेतावनी। एनसीईआरटी की नई किताबों में किया गया बड़ा बदलाव। मुगल और दिल्ली सल्तनत से जुड़े संदर्भ हटाए गए, महाकुंभ को जोड़ा गया। और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर अब तक हर किसी की आंखें नम हैं। हर तरफ इसका जिक्र पहली प्राथमिकता के तौर पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर की विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सदन में भावुक भाषण दिया और हमले को लेकर बड़ी बात कह दी। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, जहां पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। सत्र के शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौड़ ने पहलगाम में देश के विभिन्न हिस्सों से आए निर्दोष पर्यटकों की आतंकी हमले में हत्या किए जाने की कड़ी निंदा की और निंदा करने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके साथ ही सत्र में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले नापाक मंसूबों को विफल करने का संकल्प भी लिया गया। सत्र के दौरान अपने संबोधन में बड़ी बात करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम बंदूक के जरिए आतंकवाद को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते। ये खत्म तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे, और आज लगता है कि लोग हमारे साथ हैं। इसके साथ ही अपने संबोधन के दौरान सीएम ने भावुक होते हुए कहा, मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहां के वजीर आला की हैसियत से, यहां की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहां आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं। नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। बता दें, पहलगाम हमले पर इस वक्त कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमले के बाद से ही ताबड़तोड़ कई एक्शन भी लिए जा रहे हैं। पाकिस्तानियों के वीजा रद्द करने से लेकर अटारी बॉर्डर को बंद करने और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बताते चले, पहलगाम अटैक की रिपोर्टिंग को लेकर भारत ने 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। इनमें क्रिकेटर शोएब अख्तर, डॉन न्यूज, समा टीवी और जियो न्यूज शामिल हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले पर भले ही सरकार ने अपनी विफलताओं को स्वीकार कर लिया हो, लेकिन सवाल यही खत्म नहीं हुए। सरकार से सवालों का सिलसिला जारी है। इसी बीच कांग्रेस ने विपक्षी दलों के साथ मिलकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर दी है। ऐसे में एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। तो पहलगाम आतंकी हमले पर क्या है विपक्ष का प्लान, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पहलगाम आतंकी हमले पर जवाबदेही, सुरक्षा में चूक, सरकार की विफलता और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाने और चर्चा करने के लिए कांग्रेस ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग सरकार से कर दी है, जिस पर मोदी सरकार चौतरफा घिरी नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। सर्वदलीय बैठक में पीएम की गैर मौजूदगी से लेकर बिहार में चुनावी रैली को लेकर सवाल किए जा रहे हैं कि इतने बड़े आतंकी हमले, जहां 25 से ज्यादा पर्यटकों को निशाना बनाया गया, जिस पर सरकार ने खुद इस बात को माना है कि सुरक्षा में बड़ी चूक के चलते ये आतंकवादी हमला किया गया। ऐसे में पूरा विपक्ष इस हमले पर सक्रियता दिखाते हुए सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन पीएम मोदी का इस मुद्दे पर चुप्पी साधना मोदी सरकार को विपक्ष के साथ साथ आम जनता के निशाने पर भी ला रहा है। ऐसे में सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी दूसरे विपक्षी दलों से एक संयुक्त पत्र लिखने के लिए संपर्क कर रही है, जिसमें पहलगाम हमले और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले भविष्य के कदमों पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है।
कहा जा रहा है कि ये पत्र 1-2 दिन में भेजा जाएगा। बता दें, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय और आप के संजय सिंह सहित कई विपक्षी नेताओं ने चिंता जताई और कहा कि ये मामला सुरक्षा और खुफिया जानकारी में चूक को दर्शाता है। लिहाजा ऐसा सत्र राजनीतिक दलों के लिए आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित करने में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने तथा सरकार को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करेगा। ऐसे में अब देखना होगा कि पहलगाम हमले पर कांग्रेस की संसद के विशेष सत्र की मांग को स्वीकार किया जाता है या नहीं। सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर बीती शाम जानलेवा हमला किया गया, जिसकी जिम्मेदारी खुद करनी सेना वालों ने ली। हमले के बाद एक बार फिर राणा सांगा पर विवाद गहरा हो गया है। इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला। ऐसे में दलित और ठाकुरों के बीच एक नई लड़ाई भी शुरू हो गई है, जिसने यूपी में सियासी तपिश बढ़ा दी है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। क्या बुलडोजर का दम बेदम हो गया है या यूपी की सरकार ने अराजकता के आगे समर्पण कर दिया है? इस तीखी बयानबाजी के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी और यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार और उसके बुलडोजर एक्शन पर सीधा प्रहार किया है। दरअसल राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर जानलेवा हमला किया गया। यह हमला उस वक्त हुआ जब सपा सांसद रामजीलाल सुमन दलित पीड़ितों से मिलने बुलंदशहर जा रहे थे। तभी गभाना टोल प्लाजा के पास उनके काफिले पर करनी सेना ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक काफिले की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त भी हो गई है, जिस पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेर लिया। अखिलेश यादव ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये एक आपराधिक कृत्य है। इसी के साथ अखिलेश यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि एक दिन भाजपाई और उनके संगी साथी भी ऐसे हिंसक तत्वों का शिकार होंगे। बता दें, राणा सांगा को लेकर बयान के बाद से ही सपा सांसद करनी सेना के निशाने पर आए हुए। कुछ वक्त पहले भी इस मुद्दे पर करनी सेना ने आगरा में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था। इससे पहले भी कई बार सपा सांसद पर जानलेवा हमला किया जा चुका है। इस तरह इस मुद्दे पर दलित बनाम ठाकुरों की लड़ाई भी शुरू हो गई है, जिसका असर 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में जाहिर तौर पर देखने को मिलेगा। बता दें, सपा इसे पीडीए के साथ जोड़ रही है, तो वहीं बीजेपी ठाकुर वोटर साधने की रणनीति तैयार कर रही है। हमले के बाद यूपी सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनके काफिले पर हमला स्वाभाविक है। इनके साथ तो होना ही है, क्योंकि ये अपने बाप को बाप कहने को तैयार नहीं है। मुगलों को, आक्रांताओं को अपना बाप कहते हैं केवल वोट के खातिर। तो इसलिए इनके साथ तो ऐसा ही होगा, जहां भी जाएंगे पूरे देश में यही स्थिति बनेगी। बता दें कि सपा सांसद पर हुए हमले मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे मामले की जांच की जा रही। हालांकि अब ये मुद्दा और ज्यादा बड़ा और गहरा दिखाई दे रहा है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर लेफ्ट गठबंधन का दबदबा बना रहा। कुल 3 प्रमुख सीटों पर लेफ्ट ने जीत दर्ज की, तो वहीं बीजेपी समर्थित एबीवीपी को इन चुनावों में बड़ा झटका लगा। तो किस सीट पर किसे मिली शानदार जीत और क्यों लेफ्ट की इस जीत को माना जा रहा है बीजेपी के लिए बड़ा झटका, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव रविवार देर रात खत्म हुए, जिसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फ्रंट के वामपंथी गठबंधन ने 4 में से 3 केंद्रीय पैनल पदों पर जीत हासिल कर अपना दबदबा बरकरार रखा। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 1 पद पर जीत दर्ज की। ऐसे में इन चुनावी नतीजों को बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी जेएनयू में पिछले काफी वक्त से अपनी पकड़ को मजबूत करने की कवायद में लगी हुई है, जो इस बार भी पूरी नहीं हो सकी। हालांकि इस बार 10 साल में पहली बार वामपंथी के गढ़ में एबीवीपी ने 1 सीट जीतकर वापसी जरूर की है, लेकिन दबदबा अब भी लेफ्ट पार्टी का ही कायम रहा। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के नीतीश कुमार को प्रेसिडेंट घोषित किया गया। डीएसएफ की मनीषा को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। डीएसएफ की मुंतहा ने महासचिव जनरल सेक्रेटरी का पद जीता और एबीवीपी के वैभव मीना को संयुक्त सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी चुना गया है। बता दें, 2016 से जेएनयू लेफ्ट का गढ़ बना हुआ है। जेएनयू हमेशा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सवालों पर आधारित स्थापित विचारों को चुनौती देता रहा है और कमाबोश हमेशा ये मौजूदा सरकार के खिलाफ रहा है। पहले भी इस पर राष्ट्र विरोधी होने के आरोप लग चुके हैं और यही वजह है कि बीजेपी इस पर अपना कब्जा जमाने की कवायद में जुटी रहती है। जेएनयू देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बनी जो अपने फैसले के लिए अधिकृत थी, इसलिए इस यूनिवर्सिटी को संघ और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाता रहा है। और इस चुनाव के बाद एक बार फिर से ये तय हो चुका है कि जेएनयू बीजेपी और आरएसएस की पहुंच से बहुत दूर है।
कई रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिस पर रोक लगाने की भी जोरों से मांग की जा रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच गया है, जहां सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार समेत कई बड़े प्लेटफॉर्म्स को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दे दी है। तो क्या है अदालत का रुख, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। मामले पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने इस पर केंद्र सरकार और अश्लील कंटेंट दिखाने वाली तमाम कंपनियों पर सख्त एक्शन लेते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया कि अगर सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट दिखाया तो खैर नहीं, जल्द ही इस पर नए नियम लाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को ऑनलाइन अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट परोसने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि ये गंभीर मुद्दा है, इस पर सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। ये मामला हालांकि कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र का है और हम कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल देने के आरोप लगते रहे हैं। इसके बावजूद हम नोटिस जारी कर रहे। केंद्र की ओर से पेश सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट को लेकर कुछ रेगुलेशन पहले से मौजूद है, सरकार और नए नियम लागू करने पर विचार कर रही है। उधर याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिना किसी फिल्टर के अमर्यादित सामग्री दिखाई जाती है। युवाओं और बच्चों के मनोमस्तिष्क पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिस पर कोर्ट ने गंभीर चिंता जाहिर करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। देखना होगा सरकार इस पर आगे क्या जवाब अदालत के समक्ष रख पाती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।